हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश कुमार सिंह और आज आप लोगों का सबका स्वागत है मेरे पहले यूट्यूब लेक्चर सीरीज में फिजिक्स विद आकाश। तो काफी लोग आप में से मेरे को जानते होंगे और काफी लोग मेरे बारे में पहली बार पता करेंगे या फिर काफी लोग मुझे पहली बार देख रहे होंगे। तो काफी टाइम से मेरे दिमाग में था एक यूट्यूब का चैनल बनाएं जो मैं जानता हूं, मैं अपने लोगों को बताऊं और समझाऊं। और मेनली इस चैनल को बनाने का मेरा मेन रीजन क्या है, जो बच्चे लेकर सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं। मतलब मैंने अपने कार्यकाल में ये चीज देखी है, बच्चे सबसे ज्यादा परेशान सिर्फ एक ही चीज को लेकर रहते हैं कि सर ये जो सीबीएसई की प्रिपरेशन है और ये जो नीट की प्रिपरेशन है और ये जो जेईई की प्रिपरेशन है, सर इनके बीच का जो गैप है, सर ये गैप कैसे फिल करना है। तो मेनली मेरा YouTube चैनल इसी चीज पर फोकस करेगा कि आपका ये जो सीबीएसई, जो नीट और जेईई के बीच का गैप है, ये गैप कैसे फिल करना है। तो पहले शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बातें बता दूं। पहली बात तो ये पूरा YouTube चैनल जो होगा वो क्लास 12 की लेक्चर सीरीज के साथ डील करेगा और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली इन फ्यूचर हम क्लास 11 का लेक्चर भी लेकर आएंगे बहुत जल्दी। तो पहली बात तो मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है आकाश कुमार सिंह। मैं 2014 से एजुकेटर हूं एज अ पर्सनल फ्रीलांसिंग। मैं 2014 से पढ़ा रहा हूं, मेरा YouTube का पहला लेक्चर है ये। आई एम अ ग्रेजुएट, बीएससी फिजिक्स मेरा ग्रेजुएट में सेंट स्टीफेंस कॉलेज से हूं। आपको पता होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का वन ऑफ द नाइसेस्ट कॉलेजेस। अगर आप कभी जाने का मौका हो तो प्लीज स्कोर अ गुड पर्सन, यू गो टू दिस पर्टिकुलर कॉलेज, अ वेरी नाइस कॉलेज। और मैंने उसके बाद एमएससी फिजिक्स करी है सेम आईआईटी दिल्ली से। आईआईटी दिल्ली से अब काफी लोग सोच रहे होंगे सर आईआईटी दिल्ली से एमएस, हमने तो बीटेक ही सुना है। नहीं, आईआईटी इज ऑल्सो वेरी फेमस फॉर एमएससी एज वेल। सबसे ज्यादा फेमस है, मतलब हजारों बच्चे हर साल बीएससी फिजिक्स करने के बाद इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा उतारू रहते हैं, अलग अलग जगहों से कोचिंग करते हैं और एक एंट्रेंस होता है, उस एंट्रेंस को कहते हैं हम आईआईटी जैम। ठीक है, काफी अच्छा एंट्रेंस होता है, काफी अच्छे तरीके से क्वेश्चन इसमें डिजाइन होते हैं। तो उसी एंट्रेंस को आपको क्रैक करना होता है, तो बहुत मतलब ये भी इतना आसान नहीं है, इट्स ऑल्सो वेरी टफ। तो उसी एंट्रेंस में मेरी ऑल इंडिया रैंक 153 थी 2015। और एक और एग्जाम उसी साल होता है जेस्ट, काफी बच्चों के बड़े भाई बहन इसको जानते होंगे, वेरी फेमस टेस्ट फॉर आईसर्स एंड आईआईएससी। जेस्ट में मेरी ऑल इंडिया रैंक थी 108 इन 2015। तो ये रहा मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन। तो अब विदाउट फर्दर अडू हम फाइनली अपना चैप्टर और लेक्चर सीरीज का पहला पार्ट पढ़ना शुरू करते हैं। तो मैं आपके सामने सबसे पहली यूनिट जो कि है यूनिट 1 जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैट्स, बिना किसी दबाव के फटाफट से हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सर पहली बात तो ये शब्द जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जरा देखते हैं क्या है शब्द के अंदर जो इतना खतरनाक हो रहा है ये। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक शब्द के अंदर पहला शब्द आ रहा है इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो वर्ड किससे बना है? सर इलेक्ट्रो वर्ड बना है इलेक्ट्रिक से। सर इलेक्ट्रिक का किससे लेना देना होता है? सर इलेक्ट्रिक का लेना देना होता है चार्ज से। ठीक है भाई, तो इलेक्ट्रो वर्ड मतलब इलेक्ट्रिक से आया, इलेक्ट्रिक का मतलब सर चार्ज है। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे सुंदर तरीके से समझ गए। स्टैटिक्स, स्टैटिक्स का मतलब होता है कोई चीज है रेस्ट पर। किस पर है? रेस्ट पर। तो मेनली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इस पूरी यूनिट के अंदर कि चार्जेस किस पे है? रेस्ट पर है। चार्जेस किस पर है? रेस्ट पर है। ये यूनिट में आपकी 12th क्लास के 2 चैप्टर कवर होते हैं। एक होता है आपका चैप्टर 1 और एक होता है आपका चैप्टर 2। चैप्टर 1 का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस और आपके दूसरे टॉपिक का या फिर कह लो दूसरे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो हम लोगों को ये दोनों यूनिट बहुत अच्छे से कवर करनी है और मेनली मेरा YouTube चैनल आपको इसी चीज में स्ट्रेंथन दिलाएगा कि अगर आप में से काफी लोग परेशान होंगे मेरे 11th के बेसिक्स तो बहुत वीक हैं,
सर मेरा न्यूमेरिकल स्किल बहुत वीक है, तो वही आपका बिल्ड करने के लिए चैनल बनाया गया। इस चैनल में मेनली मैं ये अज्यूम नहीं करने वाला आपको 11th का पार्ट आता है या नहीं आता है। मैं मेनली ये अज्यूम करके चलूंगा आपको 11th का पार्ट नहीं आता है, और मैं आपको 11th का ना आने के बावजूद भी 12th में इस तरीके से प्रिपेयर करवाने वाला हूं कि आपको कोई प्रिपरेशन की प्रॉब्लम ना हो। तो पहली बात तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में हम जान गए, इसके 2 यूनिट के अंदर जो चैप्टर आ रहे हैं वो दोनों चैप्टर के बारे में अब हम जान गए। तो अब हम फाइनली चैप्टर 1 शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। चलिए, तो पहली बात तो सर इस चैप्टर के अंदर शुरुआत होती किस शब्द से है सर? तो सबसे पहला शब्द जो इस चैप्टर में एनकाउंटर हम लोग करने वाले हैं वो पहला शब्द है चार्ज। सर ये चार्ज क्या होता है, ये चार्ज है क्या चीज? नाम तो बहुत सुना है, 10th में पढ़ा, 9th में पढ़ा सर, उसके बाद अब 11th में फिर आ गया हमारी जान खाने के लिए। सर ये चार्ज शब्द है तो है क्या? तो चलिए अब हम पढ़ते हैं चार्ज के बारे में। चार्ज जैसे कि हमारी बॉडी का एक गुण होता है। जब हम पैदा होते हैं हमारी बॉडी का एक गुण है जिसको लेकर हम आते हैं इस दुनिया में, वो है हमारी बॉडी का मास, द मैटर कंटेन इनसाइड द बॉडी। एक बॉडी के अंदर कितना मैटर है। तो चार्ज भी एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, ठीक है, एक बेसिक गुण, एक इंट्रिंसिक अंदरूनी प्रॉपर्टी बॉडी की, जिसकी मदद से वो दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाता है। सर समझ नहीं आया, थोड़ा ज्यादा क्लियर नहीं हुआ, चलो क्लियर करते हैं क्या कहने का मतलब क्या है। मान लो आपके पास एक चार्ज है पॉजिटिव और आपके पास एक और चार्ज है पॉजिटिव। सर ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अपने से रिपेल करेगा। रिपेल मतलब सर ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को अपने से दूर करेगा। बहुत अच्छे। सर ये वाला चार्ज भी इस वाले चार्ज को अपने से दूर करेगा। बहुत अच्छे। तो यानी कि ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पर फोर्स लगा रहा है, बिल्कुल सही। ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पर फोर्स लगा रहा है, बिल्कुल सही। तो दोनों चार्ज एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रहे हैं? सर ये दोनों चार्ज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? फोर्स। और ये फोर्स लगाने का कारण कौन है? सर इनके चार्जेस। अच्छा सर अगर मान लीजिए एक पॉजिटिव होता और एक नेगेटिव, तो उस केस में सर ये वाला चार्ज इस तरफ अट्रैक्ट होता और ये वाला चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट होता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उस केस में भी ये दोनों चार्ज क्या कर रहे हैं? सर एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। तो चार्ज क्या हुआ सर? चार्ज एक प्रकार की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हुई। इंट्रिंसिक मतलब अंदरूनी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जिसकी मदद से कोई भी दो बॉडीज एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट कर सकती हैं या फिर रिपेल कर सकती हैं। तो इसकी बजाय मैं एक स्मार्ट वर्ड इस्तेमाल कर सकता हूं, फोर्स लगा सकती हैं। एक दूसरे पर क्या लगा सकती हैं? फोर्स। तो चार्ज एक बॉडी की प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से वो एक दूसरे पर क्या लगा सकती हैं? फोर्स लगा दो। चलो भाई फटाफट समझ में आया जल्दी से, बहुत बढ़िया। अब सर चार्जेस 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। अरे सर ये तो हमें पता है सर, ये तो बहुत इजी चीज है, इसमें तो कुछ है ही नहीं सर, ये तो हम जल्दी से कर देंगे। बिल्कुल, एक चार्ज है पॉजिटिव चार्ज। अच्छा भाई सर पॉजिटिव चार्ज का मतलब अगर किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब यह होता है कि बॉडी पे नेगेटिव की मात्रा या फिर नेगेटिव का अमाउंट कम है। अब बॉडी हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज, बॉडी हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज, एक बॉडी जिसपे नेगेटिव चार्ज काफी कम है। ऑफ कोर्स नेगेटिव की मात्रा कम होगी तो पॉजिटिव का अमाउंट बढ़ जाएगा, तो उसमें बॉडी पॉजिटिव हो गई। दूसरा, सर हो सकता है बॉडी नेगेटिव हो, बिल्कुल सही बात है। बॉडी नेगेटिव का मतलब सर मैं क्या समझूं? नेगेटिव होने का मतलब यह है कि बॉडी के ऊपर प्लस की मात्रा कम है, या फिर ये दूसरे शब्दों में कह सकते हो नेगेटिव की मात्रा ज्यादा है। अ बॉडी हैविंग सरप्लस, सरप्लस का मतलब होता है ज्यादा, सरप्लस ऑफ नेगेटिव चार्ज।
एक बॉडी जिस पर नेगेटिव चार्ज की मात्रा ज्यादा हो तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज बॉडी की प्रॉपर्टी जिसकी वजह से दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपेल करेंगे। बहुत बढ़िया। चार्जेस दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? सर पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब नेगेटिव की मात्रा कम है, पॉजिटिव की मात्रा ज्यादा है, और नेगेटिव का मतलब नेगेटिव की मात्रा ज्यादा है, पॉजिटिव की मात्रा कम है। तो नेगेटिव चार्ज होने का मतलब आप कभी ये नहीं समझेंगे कि बॉडी में सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव ही है, पॉजिटिव है ही नहीं। ना 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 ना, अगर किसी बॉडी को पॉजिटिव बोल रहे हो तो मतलब उसमें पॉजिटिव की मात्रा ज्यादा है, अगर किसी बॉडी को नेगेटिव बोल रहे हो तो उसमें नेगेटिव की मात्रा ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं था कि दूसरा चार्ज चला ही गया, दूसरा चार्ज है ही नहीं। जैसे आप लोग कहते हो कोई बॉडी न्यूट्रल है, ज्यादातर बच्चों से पूछो न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल का मतलब जीरो चार्ज। अरे बिल्कुल गलत, न्यूट्रल का मतलब जीरो चार्ज नहीं होता। न्यूट्रल का मतलब होता है उस बॉडी पर पॉजिटिव की मात्रा और नेगेटिव की मात्रा बराबर है, इस वजह से न्यूट्रल है वो। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को समझ में आ गया। ठीक है भाई, चार्ज के बारे में सब पता चल गया, बहुत बढ़िया। सर अब पहली बात तो ये है, अगर चार्ज किसी भी बॉडी पर आता है तो ये चार्ज आता कैसे है? सर हम क्या चार्ज को बनाते हैं? क्या हम पैदा करते हैं चार्ज को? तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। किसी भी बॉडी पे चार्ज आया तो वो चार्ज आया कैसे? तो बॉडी के ऊपर किसी भी बॉडी पे चार्ज बनाने के तीन तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? तीन। तो किसी भी बॉडी पे चार्ज बनाने के तीन तरीके होते हैं। मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी को चार्ज करने के तरीके। सर तीन तरीके होते हैं। पहला मेथड, शायद मैं इसका नाम ऐसा लिख दूं कि आप में से आधे लोग कहेंगे सर ये नाम तो हमने कभी सुना ही नहीं, हालांकि हम चैप्टर पढ़ चुके हैं लेकिन ये नाम तो हमने कभी सुना ही नहीं सर, ये तो पहली बार सुन रहे हैं हम लोग। इस मेथड को आप लोग अपनी एनसीईआरटी में, अब देखिए जो मैं आपसे कह रहा था ना कि एनसीईआरटी और आपका जो नीट है उसके बीच का जो गैप है, वो गैप को हमें ब्रिज करना है। ठीक है भाई, उस गैप को हमें बैठाना है। ठीक है, गैप को हमें बैठाना है इस तरीके से कि आपको पता चले कि एनसीईआरटी में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें अच्छे से नहीं पता चल रही हैं इन कंपैरिजन टू जो हमें नीट में पता चल रही है। एनसीईआरटी बहुत ब्यूटीफुली लिखी गई है, हर चीज समझाई गई है, बस वो ये चाहते हैं कि थोड़ा सा दिमाग का इलैबोरेशन आप खुद करें अपने हिसाब से। तो उसी कॉन्सेप्ट के बेटा कभी भी जेई और नीट एनसीईआरटी से ऊपर लेवल रखकर नहीं बनाते, कॉन्सेप्ट वही रहता है, बस उसी कॉन्सेप्ट को घुमा घुमा कर सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट, वही जो घुमा कर पूछ रहे हैं ना, ये लेक्चर सीरीज और ये यूट्यूब चैनल उसी से डील करेगा कि कहां फर्क आया, एनसीईआरटी से नीट में जाने में फर्क कहां आया, कौन सी चीज गायब है, वही मैं आपको समझाऊंगा। जब भी मैं आपको कोई नई चीज बताऊंगा कि ये देखो बेटा ये नई चीज है, ये नीट में आता है, जेई में आता है, तो आपको बताऊंगा कैसे आया वो वहां से। तो यही ब्रिज करना है क्या आपको हमें, ताकि आगे जाकर हमें कभी कोई दिक्कत ना हो। चलो भाई, पहली बात तो मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। सर पहला मेथड, इसको सर हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है बाय फ्रिक्शन मेथड से। कई लोग इसको ऐसे भी पढ़ लेते हैं विद टचिंग मेथड, जो कि बड़ा स्टूपिड सा नहीं लगता है मुझे, कई बुक्स में लिख भी देते हैं, पता नहीं क्यों लिख देते हैं। ठीक है भाई, इसका एक और जो कॉमन नाम है जो तुमने शायद काफी लोगों ने सुन रखा हो, काफी लोगों ने नहीं सुन रखा होगा, इसी मेथड को ये भी कहते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सर ये क्या होता है सर? ये तो पहली बार नाम सुना, स्कूल के टीचर्स ने भी नहीं बताया सर, आपने अपने यूट्यूब लेक्चर में कुछ नया ही बता दिया सर। नहीं बेटा, यही तो हमें जानना है, तभी तो हमारा कॉन्सेप्ट दिमाग में बहुत अच्छा बैठेगा। तो पहले हम बात करते हैं बाय फ्रिक्शन मेथड में। फ्रिक्शन मेथड में क्या होता है? देखिए, पहले तो आप सबको पता है कि हर एक बॉडी किससे मिलकर बनी होती है? सर एटम से। किससे? एटम से, बिल्कुल सही। एटम का नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है? सर हम सबको पता है, सर इसमें होता है कुचुक, एक छोटा सा न्यूक्लियस, बहुत ही बढ़िया। सर इसके आजू बाजू कुछ घूमता रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिट में आजू बाजू ट्र करके घूमते रहते हैं इसके आजू बाजू। ठीक है सर, हमें पता है। और आपको पता है और भी ऑर्बिट्स होते हैं, उसमें और भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब भाई मैं ज्यादा बिल्कुल प्रॉपर डिटेल में नहीं बताऊंगा, वरना केमिस्ट्री के जो बहुत ज्यादा बच्चे हैं ना उनको बुरा लग जाएगा, सर ये वाला स्ट्रक्चर नहीं सर, अब तो हम लोग अलग फॉलो करते हैं, तो ऑर्बिटल्स बनाते हैं 1s2 2s2। ना इतना नहीं चाहिए हमें, फिजिक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, और हमारा उसके बाद काम हो जाएगा। तो भाई आप लोगों को ये भी पता होगा, अगर आपको ये पता है कि एटम है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आजू बाजू इलेक्ट्रॉन घूम रहे, तो आपको ये भी पता होगा कि अगर किसी भी एटम को एनर्जी दी जाए
तो उसका इलेक्ट्रॉन उसमें से क्या निकल जाता है सर, उसका इलेक्ट्रॉन उसमें से बाहर निकल जाता है। बिल्कुल सही बात है, गर्मी दोगे, गर्मी देने पर उसको इतनी इनफ एनर्जी मिल जाती है कि वो अपना ऑर्बिट छोड़कर उससे क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। सही है सर, बहुत बढ़िया, ये तो हमें पता था। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट का मैं फायदा उठाता हूं। ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर फ्रिक्शन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हम दो बॉडीज को आपस में रगड़ते हैं। हियर वी रब टू बॉडीज टुगेदर। तो यहां पर बॉडीज को आपस में क्या करा जाता है सर, यहां पर बॉडीज को आपस में रब करा जाता है। सर रब करने से क्या होगा, सिंपल सी बात है, दो चीजों को रब करोगे, अपने हाथों को लो ऐसे और दोनों को आपस में जोर से रगड़ो, अपने आप चलेगा। अरे भाई हाथ तो तेरे गर्म हो गया, ठीक है, सीधी बात है। अगर आप इन्हें रब करोगे तो आपका हाथ गर्म होता है, अगर ऐसी तुम दो बॉडीज को रब करोगे तो वो दोनों बॉडीज गर्म होंगी। क्या होंगी वो दोनों बॉडीज, गर्म। तो आप जब दो बॉडीज को आपस में रब करते हो तो वो दोनों बॉडीज गर्म होती हैं। गर्म होने की वजह से एक बॉडी, कोई भी एक बॉडी अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देती है। ऑफ कोर्स बॉडी के अंदर मान लीजिए एक बॉडी है, आप इस बॉडी को रगड़ रहे थे बहुत जोर जोर से आप इसको रगड़ रहे थे, ये गर्म हो गई। इसके अंदर जो एटम्स हैं सर, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन करते उसके आजू बाजू घूम रहा है, वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। वो इलेक्ट्रॉन कहां निकल गया, बाहर निकल गया। तो जब आपने इसको रगड़ा, रगड़ने पर इसका इलेक्ट्रॉन सर क्या हो गया, बाहर निकल गया। इलेक्ट्रॉन क्या निकल गया, बाहर निकल गया। तो रब करने पर बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है और उस हीट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो सरफेस से क्या आ जाता है, आउट, बाहर आ जाता है। उसके सरफेस से, बॉडी के सरफेस से बाहर आ जाता है। ठीक है सर। सर एग्जांपल दो थोड़ा, चलो एक एग्जांपल बना लेते हैं। एक ग्लास की रॉड मान लीजिए, लेट्स से यहां पे एक गंदी सी ड्राइंग बनाता हूं, भाई मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं भाई मतलब ठीक ठाक ड्राइंग बनाता हूं कि बस समझ में आ जाए इस बात, भाई इतना ही होता है लोगों को। तो एक ग्लास की रॉड दी, उस ग्लास की रॉड को मैंने क्या करा सर, आपने उस ग्लास की रॉड को एक ओए ओए ओए, ये क्या है सर, ये सिल्क का क्लोथ है सर, इतना बुरा, हाँ भैया इतनी बुरी ड्राइंग है, क्या करें। ग्लास का रॉड और ये सिल्क का क्लोथ सर, इन दोनों को, ये दोनों को मैंने आपस में रब करा। इन दोनों को आपस में क्या करा, रब। अरे ऐसे समझ लो यार, ये ग्लास की रॉड है और मेरे पास यहां पर लेट्स से एक सिल्क का क्लोथ था, दोनों को आपस में रगड़ दिया अच्छे तरीके, इस तरीके से रगड़ दिया। तो ये देखा गया कि हमारा रब करने के बाद, आफ्टर रबिंग, रब करने के बाद क्या देखा गया कि जो ग्लास की रॉड है उस पर सारा का सारा चार्ज, ग्लास की जो रॉड थी उस पर चार्ज पॉजिटिव आ गया। ओहो। और सिल्क क्लोथ पर सर, सिल्क क्लोथ पर नेगेटिव आ गया। बहुत ही बढ़िया। यानी कि पहले जिस बॉडी पर ग्लास रॉड पहले न्यूट्रल थी, सिल्क क्लोथ भी पहले न्यूट्रल था, दोनों के दोनों न्यूट्रल। रब करा, रब करने पर देखा ग्लास रॉड पूरा पॉजिटिव हो गया और सिल्क क्लोथ नेगेटिव हो गया। अरे सर ये कैसे हो गया, ये चमत्कार, ये जादू कैसे हुआ। चलो भी समझते हैं बराबर सर, चीजों के पीछे का कॉन्सेप्ट समझना है। देखो भाई, न्यूट्रल होने का मतलब क्या होता है सर, न्यूट्रल होने का मतलब क्या होता है, इसमें पॉजिटिव की मात्रा और नेगेटिव की मात्रा बराबर है सर जी। ये भी न्यूट्रल है तो मतलब इसमें भी पॉजिटिव की मात्रा और इसमें भी नेगेटिव की मात्रा बराबर है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रब करने के बाद दोनों बॉडीज हुई गर्म होने की वजह से जो ग्लास रॉड के अंदर, चलो भाई थोड़ा ग्लास रॉड के अंदर जूम करके देखते हैं सर, इसमें ये छोटा सा प्यारा सा न्यूक्लियस बैठा है सर, इसका इलेक्ट्रॉन बेचारा प्यार से इसके आजू बाजू घूम रहा था। बहुत ही अच्छी बात है, इसको इतनी एनर्जी मिल गई सर कि ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस का साथ छोड़ दिया। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन का साथ छोड़ दिया तो इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल गई, इलेक्ट्रॉन कट से बाहर निकल गया। अब वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है तो कहां जाएगा, सिल्क क्लोथ पर, क्योंकि बाजू में कौन थी, सिल्क क्लोथ। लेकिन अभी भी काफी बच्चों को आपत्ति लगेगी कि सर क्यों, ग्लास रॉड से क्यों निकला, सिल्क क्लोथ पे क्यों गया।
उल्टा क्यों नहीं हो सकता, सिल्क क्लोथ से निकल जाता और ग्लास रॉड पे चला जाता। ये बेचारों के एनसीईआरटी पढ़ते वक्त दिमाग में, जहन में बहुत सवाल आता है कि सर उल्टा क्यों नहीं हो पाता। मैं आपको बता रहा हूं, जो मेरे दिमाग में सवाल चलते हैं वही सवाल मैं आप लोगों से पूछा हूं। यही सवाल चलता है दिमाग में कि ऐसा क्यों होता है, कहीं तो लैग हो रहा है ना, कहीं तो ब्रिज नहीं बिल्ड हो पा रहा। तो चलो वो ब्रिज बिल्ड करते हैं, क्या चक्कर है। एक्चुअली में एक चीज होती है, ठीक है, जो ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करी जाती, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन को चाहने की या इलेक्ट्रॉन को पाने की क्षमता किसी भी मटेरियल की। अगर मैं कहता हूं मेरे सिल्क क्लोथ की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन को चाहने की क्षमता, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन छोड़ना नहीं चाहता सिल्क क्लोथ, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एफिनिटी इसकी ज्यादा होती है। तो जब ग्लास रॉड अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ती है, ये लपक कर उसका इलेक्ट्रॉन पकड़ लेता है खराब से अपने पास कि भाई ग्लास रॉड नीचे ना, हाँ भाई मेरे पास आ गया फटाफट से। तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो सारा खेला ही किस चीज का है सर, सारा खेला ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का है कि अगर आप दो बॉडीज को आपस में रगड़ते हो तो रब करने पर हीट आती है, इलेक्ट्रॉन बॉडी लूज करती है। लेकिन सर दूसरी बॉडी गेन इसलिए करती है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से निकलता है और दूसरी बॉडी में पहुंच जाता है सर। तो इसलिए एक ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो उस पर पॉजिटिव की मात्रा ज्यादा हो गई, जिसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया उस पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा हो गई। तो ये वाला सिल्क क्लोथ नेगेटिव हो गया और सर ये वाली ग्लास रॉड पॉजिटिव हो गई। तो यानी कि अगर हम इसे समराइज करना चाहें तो समराइज करते वक्त हमें बस एक ही शब्द याद रखना है सर, क्या सर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। के दो बॉडीज को आप जब आपस में रब करते हो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ही कारण है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ही कारण है सर जी। किसका, इलेक्ट्रॉन का किसकी तरफ कैप्चर होने का, सर इलेक्ट्रॉन का कैप्चर होने का सिल्क क्लोथ के द्वारा। चलो भाई कुछ तो समझ आया। तो सर अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, सर आप हमें पढ़ा रहे हो इलेक्ट्रोस्टैट के लिए। सर इलेक्ट्रोस्टैट का मतलब क्या था, अरे इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज से आया है, स्टैट चार्ज से, स्टैटिक का मतलब एट रेस्ट, चार्जेस एट रेस्ट। सर मतलब पूरी जगह पे चार्ज रुके रहेंगे, बिल्कुल सर चल गए तो वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बन जाती है। सर ये पढ़ेंगे, हाँ पढ़ेंगे, आएगा। अभी इन सब शब्दों को लेकर परेशान नहीं होना है सर, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैट में पहला शब्द क्या पढ़ा है, चार्ज। चार्ज क्या होता है सर, एक ऐसी प्रॉपर्टी किसी बॉडी की जिसकी मदद से हम दूसरी बॉडी को या तो अपनी तरफ खींच सकते हैं या उसे अपने से दूर कर सकते हैं, यानी कि एक प्रकार का फोर्स, एक ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जिसकी वजह से हम दो बॉडीज में क्या लगा सकते हैं, फोर्स लगा सकते हैं। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव वाला क्या करता है सर, जिसमें पॉजिटिव की मात्रा ज्यादा हो नेगेटिव की कम हो। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या, उसमें नेगेटिव की मात्रा ज्यादा होती है, पॉजिटिव की कम होती है। किसी भी बॉडी पर चार्ज आने के कितने मेथड होते हैं, सब 3 मेथड होते हैं। लेकिन अभी आप पहला ही डिस्कस कर रहे हो जिसका नाम है बाय फ्रिक्शन मेथड। फ्रिक्शन मेथड या फिर दूसरा नाम क्या है, ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहां पर दो बॉडीज को आपस में रगड़ते हैं सर, रगड़ने में क्या होता है, खच 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 खड़ाखट से लगा, रगड़ने में क्या हुआ सर, बहुत ज्यादा गर्म हो गई बॉडी। गर्म होने से क्या हुआ, बहुत ज्यादा हीट आ गया उसमें। हीट आने की वजह से क्या हुआ सर, हीट आने की वजह से इलेक्ट्रॉन निकल गया और वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलने की वजह से वो बाहर आ गया सर। और जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर आया दूसरे वाले मटेरियल ने उसे क्या करा, गेन कर लिया। क्यों गेन कर रहा है सर, भाई कारण है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कि सिल्क क्लोथ की इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है जिसकी वजह से इस पर इलेक्ट्रॉन्स चले गए, ये पूरा नेगेटिव हो गया और इस पर सारे पॉजिटिव आ गए। खड़ा कर समझ में आया, बहुत बढ़िया बात। एक और एग्जांपल जो बहुत कॉमन चलता है, एनसीईआरटी भी लेती है कि सर अगर मान लीजिए हमारे पास एक और रॉड होती, लेकिन सर ये रॉड प्लास्टिक की है। ओहो, प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन को चाहने की या फिर खींचने की क्षमता आप इधर सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा इसकी होती है, यही है बेशरम, सबसे ज्यादा इसकी है, क्या इससे ज्यादा किसी की है ही नहीं। सबसे ज्यादा इसको चाहिए, कह रहा भाई हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन, हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन, हम लेंगे, हम नहीं देते, हम इलेक्ट्रॉन लेते ही लेते हैं, सिंपल सी बात।
तो अगर आप इसे कैट के फर से रब करोगे, ओहो सर ये कैसा कैट का फर है, कोई बात नहीं, समझने के लिए बना लिया है। कैट के फर से मतलब जो बिल्ली के बाल होते हैं उससे अगर आप रगड़ते हो तो क्या होता है, रगड़ने के बाद आफ्टर रबिंग सर क्या देखा गया, सर रब करने के बाद हमने ये देखा कि जो प्लास्टिक का रॉड था सर जी, ये प्लास्टिक का रॉड पूरा नेगेटिव चार्ज गेन कर गया और सर ये कैट का फर कौन सा चार्ज गेन कर गया, पॉजिटिव। अब मैं चाहता हूं यहां पर आप लोग वीडियो पॉज करें और थोड़ा सोचें कि ऐसा क्यों हुआ होगा। अगर आप वीडियो पॉज करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो आई होप सबने वीडियो पॉज करके इसका सॉल्यूशन सोचने की कोशिश करी होगी। तो अब मैं आपको बताता हूं सर कारण क्या है। सर सिंपल सीधा लॉजिक है। सर पहले दोनों न्यूट्रल थे, बिल्कुल सही बात। सर जब आपने इनको रगड़ा, बिल्कुल सही, रब करने पर हीट जनरेट हुई, बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। सर कहां से, सर आपने कहा था प्लास्टिक की एफिनिटी बहुत ज्यादा है, ये लेने में विश्वास करता है, देने में नहीं। सब कुछ चाहिए, दो भाई दो, दूंगा कुछ नहीं। तो भाई बेचारी कैट पर से ही इलेक्ट्रॉन निकले, एफिनिटी बहुत हाई होने के कारण प्लास्टिक रॉड ने लपक के फटाफट से सारे इलेक्ट्रॉन अपने पास खींचे। तो इसी वजह से जो प्लास्टिक की रॉड है, ये प्लास्टिक की रॉड नेगेटिव चार्ज गेन कर जाती है और कैट का फर पॉजिटिव चार्ज गेन कर जाता है। तो खड़ाखट हमें प्रोसेस समझ में आया। तो यानी कि मेनली दो ही शब्दों का खेला है पूरा, किसका, हीट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी का। बहुत बढ़िया। अब जरा इसके अंदर आगे बात करते हैं। अब एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते मुझे नहीं पता आप लोगों के दिमाग में, जब मैं पढ़ रहा था मेरे दिमाग में एक सवाल आया, बहुत ज्यादा गहरा, जब मैं पढ़ रहा था अपने वक्त पे, यार अगर मैं सिल्क की क्लोथ को प्लास्टिक से रब करूं, यहां पर हमें दिख रहा है ना ये नेगेटिव आ रहा है और यहां पर भी दिख रहा है नेगेटिव आ रहा है, तो अब दिमाग में चलता है कि सर अगर इन दोनों को आपस में रब करूं तो कुछ नहीं होगा, दोनों नेगेटिव नेगेटिव गेन करते हैं। ऐसा नहीं होगा। एक्चुअली में मैंने आपको बार बार एम्फसाइज करा एक शब्द के ऊपर कि प्लास्टिक की एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है। तो अगर तुम सिल्क और प्लास्टिक को भी आपस में रब करोगे ना, तो प्लास्टिक की एफिनिटी तब भी ज्यादा है, प्लास्टिक तब भी अपने इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेगा, वो कहेगा सिल्क बाबू तुम कुछ भी कर लो, हम नहीं देने वाले अपने इलेक्ट्रॉन। तो भाई सिल्क वाला बेचारा अपने इलेक्ट्रॉन उस केस में निकालेगा गर्म होने की वजह से, और प्लास्टिक वाला एज यूजुअल कॉलर खड़े भाई कि हम नहीं देते इलेक्ट्रॉन, हम तो लेंगे। प्लास्टिक वाला फिर से नेगेटिव चार्ज गेन करेगा। तो यानी कि सर मेन खेला किसका है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का खेला है। अब तीसरा सवाल बच्चों दिमाग में, सर हमें कैसे पता चलेगा किसकी एफिनिटी ज्यादा है या किसकी एफिनिटी कम है। इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। इसके लिए एक सीरीज बनाई गई, एक सीरीज मतलब एक प्रकार की टेबल बनाई गई, एक टेबल बनाई गई। उस टेबल को कहा गया ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज, अगर एक तुम कॉमन सर्च करोगे ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज वर्ड के लिए, तो ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज वर्ड के अगर तुम कॉमनली सर्च करोगे तो ये टेबल बहुत कॉमनली नजर आ जाएगी। इस टेबल में बहुत सारे मटीरियल्स अरेंज कर रखे होते हैं। सर मतलब यानी कि नंबर वाइज, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, हर एक नंबर पे कोई ना कोई एलिमेंट लिखा होता है। यहां पर कहीं पर ह्यूमन हेयर लिखा होगा, कहीं पर सिल्क लिखा होगा, कहीं पर एंड में प्लास्टिक लिखा होगा, हर जगहों पे अलग अलग एलिमेंट के नाम लिखे होते हैं। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर बनाई गई है। सर मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा, ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसकी सबसे ज्यादा है वो सबसे नीचे होता है, और जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है वो ऊपर होता है। यानी कि सर अगर इस टेबल के कोई भी दो एलिमेंट, यहां पे मान लो x है और यहां का एलिमेंट मान लो y है, अगर मैं x वाले को y वाले के साथ रगड़ूंगा तो मतलब y वाले की एफिनिटी, मतलब y वाले को गेन करने की क्षमता y वाले की हमेशा ज्यादा होगी। ये नहीं छोड़ेगा इलेक्ट्रॉन, ये छोड़ेगा। ये कुछ वैसा ही हो गया जैसे टेंथ में आप पढ़ते थे रिएक्टिविटी सीरीज, वो पूरे एलिमेंट्स को रिएक्शन में लगा लेते थे, देखते थे हाइड्रोजन से ऊपर जो भी है और हाइड्रोजन से नीचे जो भी है, वही सेम हिसाब है।
यहां पर सारे एलिमेंट टुक 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 करके टेबल में लगा दिए। अगर कोई भी नीचे का एलिमेंट ऊपर वाले से रगड़ोगे तो नीचे वाला अपना इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ता, ऊपर वाले को छोड़ने पड़ेंगे। इसकी एफिनिटी ज्यादा है, जो टेबल में जितना नीचे उसकी एफिनिटी उतनी ज्यादा, वो इलेक्ट्रॉन को उतना अपनी तरफ खींचेगा, वो नहीं छोड़ने वाला। ये टेबल मैंने अपने नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी इसका लिंक दिया है, आप चेक कर सकते हो उसे टेबल को, ताकि आपको आइडिया लगे कैसे आया है। चलिए भाई, तो इतनी बात तो समझ में आ गई फ्रिक्शन मेथड क्या होता है, हमें इसका पूरा अच्छे से आइडिया लग गया। चलिए भाई, पहला मेथड डन। तो अब हम बात करेंगे दूसरे मेथड की। दूसरे मेथड का नाम है सर इंडक्शन इफेक्ट। सर ये इंडक्शन इफेक्ट या फिर इंडक्शन मेथड क्या होता है? बेटा जी, अब इस वाले मेथड में हम क्या करते हैं, हम दो बॉडीज को टच नहीं करते, बिना टच करे ही चार्ज इंड्यूस हो जाता है। ओहो सर, ये तो जादू हो गया सर, मतलब हम इन्हें टच ही नहीं करेंगे और चार्ज अपने आप ही आ जाएगा? बिल्कुल, टच करेंगे ही नहीं और अपने आप ही चार्ज आ जाएगा सर। सर ये कैसे पॉसिबल है सर, ये तो प्रॉब्लमैटिक बात है सर, समझाइए ना। चलिए भाई, अब जरा इसी के बारे में बात करते हैं। दूसरा मेथड जिसका नाम है इंडक्शन मेथड। कभी कभार लोग बोलते हैं विदाउट टचिंग मेथड, टच करे बिना, दो बॉडीज को छूना नहीं है, छूना नहीं है। तो भाई करते हैं जरा इंडक्शन मेथड फटाफट से। मान लीजिए आपके पास एक न्यूट्रल, सब न्यूट्रल मतलब अरे पॉजिटिव नेगेटिव की मात्रा बराबर है, न्यूट्रल स्फेयर है, बहुत अच्छे। आप इसके पास एक चार्ज रॉड लेकर गए, क्या लेके गए? चार्ज रॉड। चार्ज पॉजिटिव मान लीजिए, हाल फिलहाल मैं लेके जाता हूं नेगेटिव रॉड, नेगेटिव रॉड लेकर गया, चार्ज नेगेटिव रॉड इसके पास में लेकर गया। अब सर जी क्या होगा? भाई सीधी सी बात, खड़ा 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 खड़ा, इसके अंदर सारा नेगेटिव चार्ज है। ओहो सर बहुत बढ़िया। तो नेगेटिव चार्ज होने से क्या होगा? भाई नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज प्रेमी होते हैं। किसके प्रेमी होते हैं सर जी? पॉजिटिव चार्जेस के। तो ये स्फेयर के अंदर जो भी पॉजिटिव चार्ज है उन्हें ट्रर करके अपनी तरफ उई करते हुए खींच लेते हैं, सारे पॉजिटिव उई करते हुए इनकी तरफ खींचे गए। तो सर नेगेटिव कहां हुए? अरे भाई नेगेटिव को तो पसंद ही नहीं करता, कहेगा भाई दूर जाओ मेरे से। तो नेगेटिव वालों को कर देते हैं अपने से दूर, नेगेटिव वाले हो गए दूर, पॉजिटिव वाले आ गए पास। चलिए सर बहुत बढ़िया। अब एक नया कॉन्सेप्ट, इसको कभी कभार, अच्छा इससे पहले मैं एक और चीज बता दूं, इसको हम लोग अंग्रेजी में कभी कभार ये भी बोलते हैं कि हमारा स्फेयर पोलराइज हो गया। क्या हो गया? पोलराइज। पोलराइज मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग हो गए। स्फेयर गॉट पोलराइज। हमारा स्फेयर क्या हो गया सर? स्फेयर हो गया पोलराइज्ड। बहुत बढ़िया, यानी कि सर पॉजिटिव और नेगेटिव का अलग अलग होना। तो हम लोगों को पोलराइज शब्द का मतलब क्लियर होना चाहिए। अब अगली बार से कभी भी लेक्चर में पढ़ाते वक्त बोलूं भाई कि मेरा स्फेयर पोलराइज हो जाएगा, तो कई परेशान होता है, पोलराइज का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव का सेपरेट होना, सिंपल सी बात पोलराइज। तो भाई सिंपल सी बात है, थोड़ा लेक्चर में इन शब्दों पर भी ध्यान देंगे, वरना बाद में परेशान होते हैं। आगे जाते क्लास में कोई बोल रहा था पोलराइज, पोलराइज तो नहीं पढ़ा, पोलराइज क्या होता है, ठीक है ना। फिर वरना वो पोलराइजेशन में किसी लोगों ने रे ऑप्टिक्स पढ़ रखा होगा तो वेव ऑप्टिक्स, सॉरी वेव ऑप्टिक्स में पोलराइजेशन याद आने लग जाएगा ना। ना, पोलराइजेशन का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव का अलग अलग होगा। तो पोलराइज हो गया। अब सर यहां पर एक नया चीज आ जाता है, इसका नाम है अर्थिंग। सर ये क्या होता है? ये अर्थिंग क्या है? ये अर्थिंग नाम की चीज क्या होती है सर? अर्थिंग, अर्थिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है। क्या है सर? ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम बॉडी को क्या करते हैं सर? बॉडी, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम बॉडी का चार्ज जो है, बॉडी का जो भी चार्ज है सर, वो चार्ज हम शेयर करते हैं। क्या करते हैं सर? शेयर। किसके साथ? अर्थ के साथ। अर्थ के साथ क्या करते हैं? शेयर। तो अर्थिंग अगर मान लीजिए पेपर में आगे डिफाइन अर्थिंग, तो अर्थिंग इज अ प्रोसेस इन विच वी शेयर द चार्ज ऑफ अ बॉडी विद अर्थ।
बॉडी का चार्ज अर्थ के साथ शेयर कर जाता है। सर कैसे सर समझाइए सर। ठीक है, समझते हैं। फिर से वही डायग्राम कॉपी करके दोबारा बना लेता हूं भाई। यहां पर ये रॉड दिखा दी मैंने आपके सामने, O0 बहुत बढ़िया, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। सर यहां पर क्या दिखा दी सर आपने, पोलराइजेशन दिखा दिया इसका। सर यहां पर सारे आपने पॉजिटिव चार्ज दिखा दिए, बहुत सही। सर यहां पर आपने सारे नेगेटिव चार्ज दिखा दिए, बहुत सही। सर अब अर्थिंग क्या है, कैसे करोगे अर्थिंग? अर्थिंग का देसी भाषा में मतलब एक तार लो, स्फीयर से कनेक्ट करो और दूसरा अर्थ से कनेक्ट कर दो। किससे कनेक्ट कर दो? अर्थ से। एक वायर लो, दूसरा एंड अर्थ से कनेक्ट कर दो। सिंपल सी बात। ओहो सर मतलब यहां से एक वायर लगानी है, खड़ा, फिर कुछ से किसके अंदर? सर अर्थ के अंदर। बहुत बढ़िया, बहुत ही सही। सर ऐसा करने से क्या होगा? सर ऐसा करने से ये फायदा होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर दिख रहे हैं ना, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स अर्थ के अंदर जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे? अर्थ के अंदर। सवाल सवाल सवाल, क्यों अर्थ के अंदर क्यों जाना चाहेंगे सर? देखो भाई, पहली बात तो ये बेचारे इलेक्ट्रॉन ना बहुत परेशान है। ये बेचारे पहले तो इस नेगेटिव वाले में से रिपेल करके कोने में बिठा दिया। बेचारे पहले इससे परेशान हो गए कि इधर जाएं तो जाएं कैसे, ये आने नहीं देगा। अब यहां पर चिपके हुए भी बैठे रहना नहीं चाहते। क्यों? आपस में इतने कम कम डिस्टेंस में बैठे हुए हैं। पॉजिटिव चार्जेस की प्रवृत्ति होती है, नेचर है उनका आपस में एक दूसरे को रिपेल करना। रिपेल करना इनकी प्रवृत्ति है कि आपस में नहीं रहना चाहते। तुम कहोगे सर ये तो रह रहा है पॉजिटिव, भाई ये मजबूर है, इसको पकड़ रखा है इसने, इस पॉजिटिव वाले को पकड़ रखा है, ये बेचारा मजबूर है, कुछ नहीं कर सकता। ये बेचारे को तो ये कह रहा भाग, ये बेचारे आपस में चिपक कर नहीं रहना चाहते। तो जैसे अर्थ से कनेक्ट करते हो, नेगेटिव चार्ज करते हो, अरे वाह इतनी जगह नीचे, भाई दौड़ दौड़ जल्दी दौड़। अर्थ बहुत बड़ा कंडक्टर मानते हैं हम कि अर्थ एक बहुत बढ़िया कंडक्टर है। अर्थ को कितने भी इलेक्ट्रॉन दे दो, कितने भी इलेक्ट्रॉन ले लो, अर्थ को भी फर्क नहीं पड़ता है। अर्थ बिंदास खुश है, अर्थ अरे भाई मजा आ रहा है, बिंदास। तो अर्थ से कितने भी इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, अर्थ से कितने भी इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन अर्थ के अंदर चलेगा। तो पहले क्लियर होना चाहिए इलेक्ट्रॉन गए क्यों। यहां पर कुछ नहीं थे, रिपेल मार रहे थे, अर्थ के अंदर चले गए, बड़ी जगह है, फैल कर रहेंगे बिंदास, अपना बनाएंगे, अपना खाएंगे, कुछ रहेंगे, और क्या। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन कहां चले गए? अर्थ के अंदर चले गए। तो सर अब क्या हो गया? तो सर जी अब सुनो, इसके अंदर अर्थिंग होने की वजह से इस स्फीयर पर सर पॉजिटिव चार्ज रह गया, बहुत बढ़िया बात। और सर रॉड तो आपने साथ में पकड़ ही रखी थी जो कि नेगेटिव थी, बहुत अच्छे। अब अगर मैं ये रॉड हटा दूं और ये अर्थिंग भी हटा दूं, तो अर्थिंग भी हटा दी, सॉरी ये वाली, और रॉड भी हटा दी, तो ये जो स्फीयर होता है, ये जो स्फीयर होता है, इस स्फीयर पे सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज फैल जाता है। अब दिमाग में आएगा सर क्यों पॉजिटिव चार्ज क्यों फैलेगा? अरे भैया पहले पॉजिटिव को पकड़ रखा था, बेचारे फैल नहीं पा रहे थे। जब ये रॉड हट गई तो पॉजिटिव वाले कहेंगे भाई अब तो चांस मिला है, अब तो हम खुलकर रह सकते हैं, तो हम खुलकर रहेंगे। तो पॉजिटिव चार्जेस सारे के सारे खुलकर फैल कर रह जाते हैं। तो सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस फैल गए। ठीक है भाई, तो स्फीयर के ऊपर सारा कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। तो देख रहे हो चमत्कार, बिना टच करे जो एक पहले न्यूट्रल था, पॉजिटिव नेगेटिव थे, उस पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा चार्ज रह गया? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह गया। सिर्फ और सिर्फ कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से एक स्फीयर को मैंने टच करे बिना पॉजिटिव बना दिया। सर बहुत बढ़िया, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और समझ में आएगा। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, जो अधूरी नॉलेज है, जो दिमाग में सवाल है, वही तो इस YouTube लेक्चर से सीखना है, वही तो हमें आगे लेकर जाएगा। हर बार कॉन्सेप्ट दिमाग में आ रहा है, ठीक है, और हमें समझ नहीं आ रहा। आपको जो भी प्रॉब्लम है बेटा, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। मेरा फेसबुक का लिंक और मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मैंने आप लोगों को ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप लोग जाकर वहां पर किसी भी तरीके से पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं, आपका कोई भी डाउट है तो यू कैन फॉलो मी एंड आस्क मी व्हाट इज गोइंग ऑन, और मेरा लेक्चर कब आएगा। मेरा पहला टारगेट ये है, अगर आपको अगर लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें लेक्चर को, और अच्छे से इसके बारे में हमें बताएं। अगर आपको कोई और टॉपिक पढ़ना है तो अब मैं इसी के अंदर आगे नेक्स्ट बारी में इसके अंदर और डिटेल में और बातें आपके साथ करूंगा। तो इसी लेक्चर के अंदर तो मेरा पहला टारगेट है, अगर आपको मेरी डिटेल्ड बातें पसंद आई हो तो प्लीज
अगर इस लेक्चर पे मैंने एक छोटा सा टारगेट सेट करा अपने लिए, बिल्कुल बिगिनिंग का, अगर इस पे 100 व्यूज आ जाते हैं, एटलीस्ट 100 व्यूज, मैं लाइक का भी नहीं कहूंगा, 100 व्यूज, बिकॉज आई एम जस्ट मेकिंग माई चैनल, 100 व्यूज आ जाते हैं तो आई डेफिनेटली मेक अनदर वीडियो जिसके अंदर हम इसके आगे वाली बात करेंगे। तो आई होप कि सारे के सारे लोग अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स और सबको कोशिश करेंगे और इसके ऊपर 100 व्यूज लाने की कोशिश करेंगे, एट द लीस्ट 100 व्यूज। तो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय गाइस।